आपको ये बताते हैं कि आज महागठबंधन के घोषणा पत्र में किस घोषणा का इंतजार अधूरा रह गया, क्योंकि आज चर्चा इस बात को लेकर थी, अटकलें थी कि आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार के मुसलमानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं और डेप्यूटी सीएम के लिए एक नए मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महागठबंधन के सभी दलों ने यह दिखाया कि उन पर विरोधी दलों की राजनीति का दबाव नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस घोषणा पत्र की 5 बड़ी बातें आज क्या क्या रही हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त ये है पूरा मैनिफेस्टो का जो संकल्प पत्र है उनकी तरफ से बिहार का तेजस्वी प्रण इसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही है चर्चा का विषय, क्योंकि महागठबंधन ने इस घोषणा पत्र का नाम रखा है बिहार का तेजस्वी प्रण। इस नाम से यह पता चलता है कि महागठबंधन के सभी दलों ने अपना पूरा दांव तेजस्वी यादव के चेहरे उनके नाम पर लगा दिया है। एक ऐसा दांव है जो इससे पहले भी देश में कई पार्टियों ने आजमाया है। जैसे बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती थी केजरीवाल की गारंटी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के घोषणा पत्र का नाम था दीदी के 10 अंगीकार, यानी दीदी के 10 वादे। अब ये देखिए कि मुसलमानों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या लिखा गया। इसमें लिखा है कि पिछड़े मुसलमानों की उन्नति के लिए 2006 में आई सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। समुदायों की इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाएंगे, आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमान समुदाय की समानता उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। हालांकि यह वादा तब हो रहा है जब साल 2006 से 2014 के बीच आरजेडी केंद्र सरकार का हिस्सा थी और इस दौरान केंद्र में रहते हुए इन सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। इसी घोषणा पत्र में यह भी वादा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और इस साल मोदी सरकार जो नया वक्फ कानून लाई थी उस पर भी रोक लगाई जाएगी। वैसे यहां एक तथ्य यह भी है कि वक्फ कानून को राज्य सरकार हटा नहीं सकती, यह फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। दूसरा बड़ा वादा नौकरियों को लेकर है। इसमें लिखा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो 20 दिनों के अंदर एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। जीविका योजना के तहत 20 दिन में बनाया जाएगा कानून, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलने का वादा किया गया है। जीविका योजना में पक्की नौकरियों का भी दावा है। इसमें वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति महीना किया जाएगा, यह भी इसमें वादा किया गया है। और इसी के साथ नौकरियों को लेकर जो मामला है वो खत्म होता है। अगला आइए, महिलाओं को लेकर क्या वादा है। महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यह भी इसमें वादा किया गया है। माई बहन मान योजना लागू होगी, महिलाओं को मकान, अन्न, आय सब कुछ का प्रावधान किया जाएगा। और इसी घोषणा पत्र में कुछ वादे फ्रीबीज से जुड़े हैं, जैसे हर परिवार को प्रति महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि अभी मौजूदा सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी, 6,000 तक मासिक आय जो गरीब परिवार है उनको, और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर जो ये रेस छिड़ी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपए 1,21 लाख महिलाओं को एनडीए ने दिया है, ऐसे में और ये वादा है उनका कि अगर किसी का बिजनेस चल गया तो 2 लाख भी सत्ता में आने के बाद देंगे, उसी के तर्ज पर आप देख रहे हो। और आखिरी बड़ा वादा आरक्षण को लेकर, इसमें लिखा है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के लिए कानून बनाया जाएगा। ऐसे में ये वादा पिछले साल लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी भी लेकर आए थे और अब विपक्षी दल हर राज्य में चुनाव में इस वादे को आजमा ही लेते हैं। हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे, ये होने वाला है। हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में
दिन रात सोच रहा है, ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार। अब महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की है, जो इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार में 14% यादव और 3% मल्लाह समुदाय को पूरा महत्व मिल रहा है, लेकिन 18% मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और आज एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि आरजेडी ने बिहार के मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। सुनिए। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना, 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया, उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा पूछते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं हैं। तो वैसी ने वहां पर नए तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया है। कह रहे बार बार उनकी पार्टी के नेता वहां कहते हैं कि अब्दुल से बस ये दरी बिछवाएंगे, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। उनका इलेक्शन सिंबल है पतंग, और इधर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हाँ तुम पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाओ, ऐसे ही उड़ाते रहोगे। लेकिन क्या वाकई महागठबंधन के एमवाई फैक्टर को सबसे बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी से है? हम आपको कुछ समीकरण बिठाते हुए ये दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए, पिछली बार एनडीए कितने वोट मार्जिन से जीता था? 0.03%, 12,786 वोट ज्यादा थे सिर्फ। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जूम इन कीजिए, यहां पर चुनाव लड़े थे ओवैसी साहब 20 सीटों पर। जीत मिली थी उनको सीमांचल के 5 सीटों पर, जहां पर उन्होंने दूरबीन से पहले देखा कि मुस्लिम मतदाता बहुल कौन कौन सी सीटें हैं, वहां पर अपने लोग उतारे और 14 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। यह भी एक सच्चाई है, लेकिन 5 सीट वो जीतने में कामयाब हुए थे। अब ये 5 सीटें वो थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और जहां मुसलमान जो है मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन्होंने उनकी आबादी आज भी 64% या उससे ज्यादा है। इनमें पूर्णिया जिले की 2, किशनगंज जिले की 2 और अररिया की 1 विधानसभा सीट शामिल थी, और ये तीनों जिले सीमांचल में आते हैं। सीमांचल बिहार का वहां का क्षेत्र है जहां चुनाव में मुस्लिम समुदाय का एम फैक्टर ही निर्णायक माना जाता है। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस क्षेत्र के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था, और वही नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार भी एमआईएम ने सबसे ज्यादा खतरा महागठबंधन और आरजेडी को ही है। एआईएमआईएम इस बार कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतार रही है? जूम इन कीजिए। 28 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें 14 सीटें सीमांचल में है। 14 सीटों पर बड़ी जो मुस्लिम आबादी है, इस पर वो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो इस बार एक बार फिर सीमांचल के कई इलाकों में बड़ा चैलेंज होगा, और जब वो मुस्लिम मतदाता ले जाएंगे तो फिर ये सबब परेशानी का बनेगा। अच्छा, 28 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। बार बार संविधान और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब हवा हो जाती है बात जैसे ही टिकट बंटवारा होता है, क्योंकि सबकी पोल टिकट बंटवारे में ही खुल जाती है। वैसे इन्होंने तो अपना पार्टी का ही नाम मुस्लिमीन रखा हुआ है, तो इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनका एजेंडा भी साफ रहता है। 28 में 25 उम्मीदवार एमआईएम के जो उतारे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, बैरिस्टर ओवैसी ने, वो है मुस्लिम उम्मीदवार। हाँ, एक एहसान किया है, 3 उम्मीदवार इन्होंने दूसरे समुदाय से भी लिए हैं। इनको पता है कि अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, और इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 28 में से 25 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के लिए हैं। और आरजेडी कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 143, जिनमें से सिर्फ 18 सीटों पर ही उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों को, पूरे महागठबंधन को देख लीजिए तो 29 सीटों पर ही टिकट उन्होंने दिया है मुस्लिम प्रत्याशियों को। और आरजेडी ने तो 143 में सिर्फ 18 टिकट दिए हैं। 12.5% आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी उन्होंने दी है अपने टिकट बंटवारे में।
इसका मतलब यह हुआ कि आरजेडी के उम्मीदवारों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 12.5 है और पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। और आरजेडी के खिलाफ इसको ओवैसी साहब एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी भी बना रही है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो उसमें फायदा ओवैसी साहब को ही मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव भी मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए कई फैसले ले रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया और आप जानते हैं पार्टी ने अपना पहला सिंबल भी उसी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को दिया, जो शहाबुद्दीन पिछली बार चले गए थे असदुद्दीन ओवैसी के पाले में। हालांकि चुनाव होने के बाद वो वापस आरजेडी की तरफ रुख कर गए। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वक्फ कानून पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन रियलिटी टेस्ट ये है कि ये तो केंद्र की तरफ से लगा है, राज्य में कैसे होगा। तीसरा, आजकल तेजस्वी यादव एक नेता को अपने साथ चुनाव प्रचार में जरूर रखते हैं और इन नतीजों का उन नेताजी का नाम ये देखिए आगे में जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है कारी शोएबा। ये आरजेडी के एमएलसी हैं और इसकी युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं। बड़ी बात यह है कि कारी शोएब को पहले तेजस्वी यादव के साथ ज्यादा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो लगातार उनके साथ रहते हैं और शायद तेजस्वी यादव भी उन्हें अपने साथ रहकर बिहार के मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं। वोट बैंक की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, देखते रहिए लगातार कवरेज, क्योंकि 14 नवंबर को आने हैं नतीजे और हम होंगे आपके सामने।